इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वास नली और श्वसने के बारे में, जिन्हें हम अंग्रेजी में ट्रेकिया और इसको ब्रोंकी कहते हैं। ट्रेकिया तो कहते हैं अपन श्वास नली को, और ट्रेकिया है वो आगे जाकर ब्रोंकी में विभाजित होती है। इसको हम श्वसने कहते हैं, ब्रोंकी। तो इस तरह से ये किस तरह से हमारी जो श्वास नली है वो ब्रोंकी या श्वसने में विभाजित होती है। श्वसने जो ब्रोंकी है वो किस तरह से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करके बहुत सारी छोटी छोटी नलिका जैसी संरचनाओं में या ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स यानी श्वसनिकाओं में विभाजित होकर फेफड़ों के अंदर एक वृक्ष की तरह संरचना बनाती है, जिसको हम श्वसनीय वृक्ष या ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो किस तरह से ये हमारे फेफड़ों के अंदर फैली रहती है, तो उसको हम एक डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए हमारे अंदर ये हमारी जो कंठ से शुरू हो रही है, हमारी लेरिंग्स से, वो एक बड़ी नली जिसको हम कह रहे हैं श्वास नली। ये है हमारी श्वास नली, इसको हम कह रहे हैं ट्रेकिया। ये हमारे गले में गले से निकलती हुई छाती तक पाई जाती है। ये 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली है। इसके ऊपर इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए इस पर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि के बने हुए, कार्टिलेज के बने हुए, जो इसको पिचकने से बचाते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, इसको नुकसान होने से बचाते हैं। ये जो छल्ले होते हैं ये अधर भाग में पाए जाते हैं, जबकि इसका जो पृष्ठीय सतह है, रीढ़ की हड्डी की तरफ वाला यानी पीठ की तरफ वाला जो हिस्सा है पीछे की तरफ, वहाँ पर ये छल्ले अधूरे रहते हैं, वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। केवल इसकी पृष्ठ जो अधर सतह होती है उस पर ये पाए जाएंगे, पृष्ठीय सतह पर ये नहीं होंगे। तो ये सी आकार के रहेंगे, इस तरह से सी आकार के छल्ले, तो ये केवल इसके अधर सतह पर रहेंगे, पृष्ठीय सतह पर ये नहीं होंगे। ये जो उपास्थि के बने हुए छल्ले हैं, जो रिंग सी बन रही है सी आकार की, ये इसको पिचकने से बचाते हैं, क्योंकि श्वास नली है एक मुलायम और कोमल संरचना होती है। इस कारण इसको पिचकने से बचाने के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए ये छल्ले पाए जाते हैं। अब ये हमारे वक्ष से गुहा तक, छाती तक, ये इस तरह से 12 सेंटीमीटर लंबी होकर हमारी छाती तक आ जाती है। ये वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात दो भागों में बढ़ती है। तो इस तरह से ये दो भागों के अंदर बट गई, दाईं और बाईं। अब इसे कहेंगे, जैसे ही श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है तब हम इनको कहेंगे श्वसनी, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं अपन ब्रोंकी, ब्रोंकी कहेंगे। ये जो सबसे पहले सर्वप्रथम श्वास नली जब दो भागों में बट रही है तो इसको हम वैसे तो प्राथमिक श्वसनी कहेंगे, प्राथमिक श्वसनी, या इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कि ये है प्राथमिक श्वसनी, और वो भी कौन सी, राइट है, ये राइट या दाई प्राथमिक श्वसनी, या इसको हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकी। और इधर वाली हो गई ये लेफ्ट प्राथमिक श्वसनी या लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी, इस तरह से हो गई। इसके ऊपर भी सेम ये जो छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन फर्क ये हो जाएगा, एक तो ये बता दूं मैं कि जो श्वास नली स्पर्शी आकार के छल्ले है ये 12 सेंटीमीटर लंबी है, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। इस ट्रेकिया के अंदर, श्वास नली के अंदर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जो श्लेष्मा का स्राव कर रही है, और इसके अंदर रोम जैसी संरचना का उपकला ऊतक पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पक्षमाभि उपकला ऊतक। ये जो पक्षमाभि उपकला ऊतक है, ये हालांकि नासा मार्ग और नासा गुहा से हवा वो छन के आती है, फिर भी अगर कोई धूल की कण या कोई जीवाणु या अन्य कोई फाइबर्स पहुंच जाते हैं तो फिर इनको यहाँ रोक लिया जाता है। तो ये भी इसका एक सुरक्षात्मक उपाय है, और जो हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ होकर प्रवेश करेगी। तो ये श्वास नली जो ट्रेकिया है ये वक्ष गुहा में आकर दो भागों में बट गई, दाईं प्राथमिक श्वसनी और बाईं प्राथमिक श्वसनी। अभी इसको हम ब्रोंकी कह रहे हैं।
इसके ऊपर भी सेम उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। जो ब्रोंकी है दोनों, इसके ऊपर भी उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि इस पर जो छल्ले होंगे वो ओ आकार के रहेंगे, पूरी इस नली के चारों ओर पाए जाएंगे, जबकि इसके केवल सी आकार के छल्ले हैं। ये इसके चारों ओर पाए जाएंगे। ये जो ब्रोंकी और इसके आगे जितना भी इसका विभाजन होगा उसके ऊपर ओ आकार के छल्ले पाए जाएंगे। तो ये प्राथमिक श्वसनी होगी। अब एक तरफ अपन देख लेते हैं। ये प्राथमिक जो श्वसनी है ये फिर आगे जाके फेफड़ों के अंदर प्रवेश करके दो भागों और छोटी शाखा में बढ़ जाती है इस तरह से। इसके ऊपर भी वही सेम ओ आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये दो भागों में बट गई। अब इसको हम कहेंगे जब प्राथमिक श्वसनी पुनः विभाजित हो जाती है तब इन शाखाओं को हम कहेंगे द्वितीयक श्वसनी। तब इसको द्वितीयक श्वसनी कहेंगे। ये इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकी। ये इसके ऊपर भी ये ओ आकार के छल्ले पाए जा रहे हैं। अब ये जो द्वितीयक श्वसनी है ये फिर से विभाजित होती है और कुछ छोटी शाखाओं के अंदर ये फिर से एक बार विभाजित हो गई इस तरह से। इसके ऊपर भी ये ओ आकार के छल्ले पाए जा रहे हैं। तब इसे हम कह देंगे तृतीयक श्वसनी। अभी ये श्वसनी के पार्ट है, इसको हम कहेंगे टर्सरी ब्रोंकी। ये तृतीयक श्वसनी के अंदर बट गई। एक बार प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी। प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी और टर्सरी ब्रोंकी। अब आगे क्या होगा, ये जो देखा गया कि फिर ये टर्सरी जो ब्रोंकी है ये फिर आगे इससे छोटी बिल्कुल छोटी शाखाओं में बटने लगती है इस तरह से। इस तरह से छोटी शाखाओं के अंदर ही विभाजित होने लगती है। इसके ऊपर भी ये ब्रोंक्यूल है ना, इसके ऊपर भी ओ आकार के अभी तक छल्ले पाए जाएंगे। अब इनको कहेंगे जब ये तृतीय श्वसनी और छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तब इसे हम कहेंगे श्वसनिकाएं। जैसे ये विभाजित हो गई, फिर ये छोटी छोटी शाखाओं के अंदर विभाजित हो गई, ये हो गई, इसके ऊपर भी छल्ले पाए जा रहे हैं। और जैसे ये फिर ये भी विभाजित हो गई। तो ये सब ये जब तृतीय श्वसनी जब छोटी छोटी शाखाओं में और विभाजित हो रही है तो इन सभी को हम ये है चाहे ये हो और ये है, ये सभी कहलाएंगी श्वसनिकाएं। ये अनेक श्वसनिकाओं में बटी रहती है। अब इनको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। श्वसनी आगे छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो रही है जिनको हम ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाएं कहते हैं। अभी तक इन श्वसनिकाओं पर भी ओ आकार के बने हुए उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए ये अंतिम में ब्रोंक्यूल है जिस पर छल्ले पाए जा रहे हैं। अब ये आगे जब विभाजित होगी तो इसके ऊपर जहाँ से ये विभाजित होगी उस पर कोई छल्ला नहीं है, बिल्कुल ये इस तरह से है। अब कोई छल्ला नहीं है इसके ऊपर, ये इस तरह से छोटी शाखाओं में विभाजित हो गए, इस पर अब छल्ले खत्म हो गए। तब हम इनको कहेंगे, तब इसको हम कह देंगे टर्मिनल या अंतस्थ श्वसनिका। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाएं। ये जब श्वसनिकाएं जिस पर ओ आकार के छल्ले हैं वो फिर आगे इस तरह की शाखाओं में विभाजित होती है जिस पर ये ओ आकार के उपास्थि के छल्ले खत्म हो जाते हैं या नहीं बने होते हैं। तब इनको हम कहेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या अंतस्थ श्वसनिका। अब ये जो अंतस्थ श्वसनिका है ये फिर वायु कुपिकाओं के अंदर प्रवेश करती है तो ये आगे विभाजित होती है और
अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है अंतःश्वसनिका, ये आगे विभाजित होगी और विभाजित होकर सीधे वायु कुपिकाओं के अंदर प्रवेश करती है। तो इस तरह से ये आगे इस तरह से वायु कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है, ये इस तरह से। अब अभी अंतस्थ ब्रोंक्यूल है, ये वायु कुपिकाओं में प्रवेश कर रही है। आगे जाकर ये अंतस्थ श्वसनिका है वो वायु कुपिकाओं में खुल रही है और वायु कुपिकाओं में ये जो प्रवेश कर रही है, जो इसका एक पार्ट है ब्रोंक्यूल्स का, इस नली को हम कहेंगे जो सीधे जाकर वायुकोशों में प्रवेश कर रही है, इसको हम कह देंगे कुपिकीय नलिका। कुपिकीय नलिका ये इसी का पार्ट है ब्रोंक्यूल का, तो इसको कुपिकीय नलिका बोल देंगे या इसको बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। ये सभी एल्वियोलर डक्ट है और ये एल्वियोलर डक्ट से ये हमारे आ गई एल्वियोलाई सेक, जिसको हम कहेंगे एल्वियोलाई सेक, या इसको हम कहेंगे वायु कुपिकाएं। इनको हम कहेंगे वायु कुपिकाएं। इन वायु कुपिकाओं के अंदर ये खाली जगह, इस खाली जगह को हम कहेंगे एंट्रम। एंट्रम इसको हम कह देंगे एट्रम। एंट्रम एट्रम एट्रम, इसके अंदर ये हवा भरी रहेगी, यहाँ पर खाली जगह रहेगी। तो इस तरह से हम देखें तो एक जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जैसे शाखाएं पाई जाती है, उस शाखाओं के हिसाब से ये हमारे फेफड़ों के अंदर फैली जाती है। और ये पूरा जो सिस्टम होता है ये हमारे फेफड़े के अंदर होता है। ये कहाँ होता है? फेफड़े के अंदर। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि श्वास नली जो ट्रेकिया है वो पहले श्वसनी में विभाजित हो रही है, श्वसनी है वो फिर ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो रही है। श्वसनी में भी प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी और श्वसनी फिर छोटी छोटी शाखाओं में श्वसनिकाओं में विभाजित हो रही है। और श्वसनिका का जो अंतिम पार्ट है वो टर्मिनल ब्रोंकियल या अंतःश्वसनिका कहलाता है। अंतःश्वसनिका है फिर कुपिकीय नलिकाओं में विभाजित होकर वायुकोशों में जाकर खुल जाती है। अब ये कुपिकाएं हैं जो आप देख रहे हो, ये जैसे पहले की जैसी संरचनाएं हैं, पहले जैसी संरचनाएं, ये कुपिका है। तो ये एक कुपिका है और इस तरह के लगभग एक फेफड़े में 30 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती है। तो दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़ ये कुपिकाएं पाई जा रही है। ये एक छोटे प्याले जैसी संरचनाएं होती है। इनके अंदर रुधिर केशिकाओं का बहुत घना जाल पाया जाता है। इसके अंदर इन कुपिकाओं के अंदर रुधिर केशिकाओं का घना जाल होता है। अब जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर आती है तो ऑक्सीजन इस जो ये कैपिलरीज या रक्त केशिकाओं का जाल है, उस जाल में मिश्रण के द्वारा इनका एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर एट्रम के अंदर आ जाती है और इस तरह से बाहर फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो ये एक हमारा, इसको हम बोलेंगे एक, जिसको हम कहेंगे कि एक श्वसनीय वृक्ष है। ये श्वसनीय वृक्ष, जिसको हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, श्वसनीय वृक्ष। तो इस तरह से ये हमारी एक श्वसनी का श्वसन करने का मार्ग हो गया। तो इस फिर से मैं बता देता हूँ, ये हमारी ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे जिसको हिंदी में कहते हैं इसको श्वास नली। श्वास नली विभाजित होती है श्वसनी में, श्वसनी विभाजित होती है श्वसनिकाओं में। या श्वास नली पहले प्राथमिक श्वसनी विभाजित होती है, प्राथमिक श्वसनी द्वितीय श्वसनी विभाजित होती है, द्वितीय श्वसनी तृतीय श्वसनी में विभाजित होती है, श्वसनी फिर श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। श्वसनिकाएं बहुत छोटी छोटी नलिकाएं हैं। फिर ये आगे जाकर श्वसनिका बनाती है। जो अंतःश्वसनिका है वो वायु कुपिकाओं में जाकर खुल जाती है। श्वसनिका का जो पार्ट वायु कुपिकाओं में सीधा प्रवेश करता है उसको कुपिकीय नलिका कहते हैं और कुपिकीय नलिका फिर वायु कुपिकाओं में जाकर खुलती है। वायु कुपिकाएं हैं वो पहले जैसी संरचनाएं होती है और ये संख्या में बहुत ज़्यादा होती है। एक फेफड़े में लगभग 30 करोड़
वायु कुपिकाएँ पाई जाती है और ये एक समूह में पाई जा रही है। देखो इधर बहुत सारी ये वायु कुपिकाएँ हैं, एक समूह बनाकर जुड़ी रहती है, आपस में पाई जाती है। यहाँ पर गैस या आदान प्रदान, ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आदान प्रदान होता है। तो ये मेन जो श्वसन का पार्ट है, ये यहाँ पर जो एल्वेओलाई डक्ट और वायु कुपिकाएँ, यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, जबकि ये तो सारा एक वायु का चालन मार्ग है जहाँ से वायु है हमारी कुपिकाओं में प्रवेश करती है। अब इसकी अगर आप इसकी संरचना को अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि हमारी जो श्वास नली है, श्वास नली जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं, श्वास नली को वायुनाल या इसको विंड पाइप भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। जो हमारी ट्रेकिया है जो 12 सेंटीमीटर लंबी, ये 12 सेंटीमीटर लंबी है, ये जो आपको बताया ये 12 सेंटीमीटर लंबी है और इसको विंड पाइप या वायुनाल भी कहते हैं। यह है श्वास नली हाइलिन कार्टिलेज की, जो एक मजबूत एक उपास्थि होती है। हाइलिन उपास्थि से बने सी आकार के छल्ले इस पर पाए जाते हैं। इस श्वास नली पर हाइलिन उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो केवल अधर सतह पर होंगे, अधर सतह पर होंगे, जबकि जो इसके पृष्ठ सतह पर होंगे, पृष्ठ सतह पर अधूरे रहेंगे। अधूरे मतलब वो पूरी तरह से पृष्ठ सतह पर नहीं पाए जाएंगे। इनका काम क्या है? इन सी आकार के छल्लों का श्वास नली को पिचकने से और क्षतिग्रस्त होने से बचाना। पहले तो इसको पिचकने नहीं देते हैं, या कोई चोट लगती है तो ये हाइलिन कार्टिलेज चोट को झेल लेती है, श्वास नली तक नहीं पहुंच पाती है चोट। नेक्स्ट इसमें आप ये लिख सकते हो कि ट्रेकिया के अंदर श्लेष्मा झिल्ली, ट्रेकिया के अंदर श्लेष्मा झिल्ली और पक्ष्माबी उपकला ऊतक, पक्ष्माबी उपकला ऊतक पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी श्वास ली तो इसके अंदर श्लेष्मा झिल्ली होगी यहाँ पर, और इसके अंदर रोम जैसी संरचनाएं, ये पक्ष्माबी उपकला ऊतक होगी। ये पक्ष्माबी उपकला ऊतक ऊपर की तरफ गति करेंगे, तो यहाँ पर ये म्यूकस श्लेष्मा होगा, तो धूल के कण या गर्द है वो अगर नासागुआ से छनी नहीं यहाँ तक पहुँच गई तो यहाँ पर ये जम जाती है, और फिर इनको ये सीलिया है वो ऊपर की तरफ गति करते हुए इसको मुख के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करने का काम करते हैं, श्लेष्मा झिल्ली और पक्ष्माबी उपकला दोनों ही। जो वायु नासा मार्ग से नहीं छनी तो यहाँ से आगे उस वायु को ये छान कर या बिल्कुल साफ करके भेजा जाता है। ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया फिर वक्सुआ में जाकर दो भागों में बट रही है, जिसको हम श्वसनिकाएँ कहते हैं। तो जिसको हम श्वसनी बोल रहे हैं, श्वसनी बटी होती है श्वसनिकाओं में। तो इस श्वसनी और श्वसनिकाओं पर भी हम ये कह रहे हैं कि जो श्वसनी व श्वसनिकाएँ हैं, अब श्वसनी हमको प्राथमिक सेकेंडरी और टर्शरी में अपने इसको बांटा है। तो श्वसनी और श्वसनिकाओं पर ओ आकार के, ये याद रखिएगा, ओ आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। मतलब ये एक इसके चारों ओर ये पाए जाएंगे, इस तरह से छल्ले, वो आकार के छल्ले पाए जाएंगे। लेकिन जो अंतिम या जिसको हम कह रहे हैं अंतस्थ, अंतिम श्वसनिका पर छल्ले नहीं पाए जाते। ये जो हम अंतस्थ श्वसनिका देख रहे हैं इस पर देखो कोई छल्ले नहीं है, तो यहाँ पर ये छल्ले नहीं पाए जा रहे हैं इस तरह से।
हमारी जो श्वास नली है वो इस तरह से श्वसनीय, प्राथमिक श्वसनीय, फिर द्वितीयक श्वसनीय, तृतीय श्वसनीय की, फिर श्वसनीय श्वसनिकाओं में बट रही है। इस तरह से ये एक नलिकाओं का एक हमारी एक पूरा सिस्टम बन रहा है, एक तंत्र बन रहा है। तो हम ये कहें कि जो हमारी श्वसनी है वो लगातार आगे विभाजित होकर शाखित नलिकाओं का एक तंत्र बनाती है, जिसे श्वसनी वृक्ष कहते हैं, या जिसको हम कहेंगे ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो ये एक पूरा एक ये श्वसनी वृक्ष है, पूरा एक पेड़ की शाखा की तरह एक श्वसनी वृक्ष बना रही है। नेक्स्ट वो लिख लेते हैं अपन। हमने कहा कि वायु, जिसको हम वायु कोश कहेंगे या वायु कुप्पी कहें, तो इनमें ये वायु कुप्पी कहें जो है या वायु कोश है, तो ये क्या होती है कि एक प्याले जैसी संरचना होती है, सूक्ष्म प्याले नुमा संरचनाएं है। इनमें रक्त केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है, जहाँ पर गैसीय विनिमय होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ वायु कुप्पिकाएं पाई जाती है। ये एल्वेलाई इसके लगभग 30 करोड़, और यहाँ पर एक इसके अंदर एक जो खाली जगह होती है, इसमें पाई जाने वाली खाली जगह को वायु कुप्पिकीय कोश, इसको एट्रियम या एट्रम कहते हैं। इसे इसको बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम कहते हैं। तो ये एक एट्रियम है इसका, यहाँ पर गैस आके भर जाती है और यहाँ पर इनका एक्सचेंज होता है। तो ये घना जाल हो गया, इसमें 30 करोड़ लगभग, तो टोटल लगभग 30 + 30 लगभग 60 करोड़ कुप्पिकाएं पाई जाती है अपने फेफड़ों के अंदर। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये आज हमने केवल श्वास नली और श्वसनिक के बारे में पढ़ा है कि ये किस तरह से हमारे फेफड़ों में जाकर ये विभाजित होती है। तो ये आप इसका एक चित्र बनाकर इसको आप देख सकते हो।